हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो में हम जो BPCCS ब्रिज कोर्स है टर्म एग्ज़ाम, उसका जो पेपर फर्स्ट है 041 और उसका ब्लॉक नंबर 4 है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और मैनेजमेंट से है। उसकी हम इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं और वो 50 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। और इससे पहले भी मैं 6 जो सीरीज़ है वो अपलोड कर चुकी हूँ 043 तक की ब्लॉग की। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जाकर के ज़रूर देखें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसे लगे। तो आज के इस वीडियो में हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का फुल एक्सप्लेनेशन विद फिगर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डैश इज ए लॉन्ग टर्म मेडिकल condition in which the blood pressures in the arteries is persistently elevated। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि ऐसी मेडिकल कंडीशंस को हम क्या कहेंगे जिसमें आर्टरीज में ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली क्या होता है, एलिवेटेड रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअस रहता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है हाइपोटेंशन कहेंगे, हाइपरटेंशन कहेंगे, एट्रियो वीनस मालफॉर्मेशन कहेंगे या रेनॉइड्स फिनोमेना कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आपको आंसर इसका पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स जरूर करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। इसके अलावा मैंने यहाँ पर आपको हाइपरटेंशन के बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इस फिगर के थ्रू, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो जो नॉर्मल अपना जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है बीपी, वो कितना होता है 120 से लेकर के 129 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक कितना है 80 से लेकर 84 तक होता है। हाई नॉर्मल कंडीशन में कितना आ जाएगा 130 से लेकर 139 एंड डायस्टोलिक में हो जाएगा 85 से 89। अब जो हाई ब्लड प्रेशर है अगर 40 से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको ग्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड कितना होता है 140 से 159, सेकंड ग्रेड में क्या हो जाएगा ये 160 से 179 और अगर 180 से ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी ग्रेड्स में आ जाता है, वो आ जाता है आपके थर्ड ग्रेड में। ठीक है, ये हो गया इसका सिस्टोलिक और इसी तरह से डायस्टोलिक भी है, 90 से 99 है और इसके बाद 100 से 109 के बीच में सेकंड ग्रेड का हाइपरटेंशन हो जाएगा और मोर देन 110 है डायस्टोलिक प्रेशर तो वो कौन सी कैटेगरीज का हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रेड थर्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर जनरली इसको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से, इस तरह से है। आइसोलेटेड जो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बी है वो भी क्या होता है मोर देन 140 से लेकर के लेस देन 90 तक, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको हाइपरटेंशन के बारे में इसकी सारी नॉलेज मिल गई होगी और ये आप अच्छी तरह से देख लेना कि इसकी जो ग्रेड्स हैं वो कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्मल जो बीपी होता है वो कितना होता है और नॉर्मल से कितने जाने पर वो हाई कंडीशन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। डैश इज डिराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल एंड इंक्लूड मोस्ट कॉमन कैंसर, इंक्लूड नियरली ऑल दोज इन द ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग कैंसर एंड कॉलन। ठीक है, ये आपको बताना है कैंसर के टाइप। कैंसर को भी हम क्या अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ये आपको चार्ट में दिख रहा है यहाँ पर, जैसे कार्सिनोमा है, ल्यूकेमिया है, सार्कोमा है और कैंसर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज अ ड्राइव फ्रॉम एपिथेलियल सेल एंड इंक्लूड मोस्ट कॉमन कैंसर, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो एपिथेलियल सेल से डिराइव्ड होता है एंड नियरली ऑल दो किस में पाया जाता है, ज्यादातर ब्रेस्ट में, प्रोस्टेट में, लंग्स में और पेनक्रियाज और कॉलन में पाया जाता है। ऐसे कैंसर को क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है कार्सिनोमा, सार्कोमा, ब्लास्टोमा और जर्म सेल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके अलावा जो
अदर 3 हैं उनका भी हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके डिटेल में इसकी स्टडी करके हम बता देते हैं। यहाँ पर जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि जो कार्सिनोमा है वो किस में पाया जाता है, एडिनो कार्सिनोमा बोलते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, बेसल सेल कार्सिनोमा और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। और जो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा होता है वो भी कौन सा होता है, सॉरी मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो कौन सा होता है, कार्सिनोमास ही होता है। इसके बाद जो ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया को क्या ब्लड कैंसर भी कहते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, लिम्फोमा कहते हैं इसको और माइलोमा बोला जाता है। जो लिम्फ नोड्स में जो कैंसर होता है या फिर जो मसल्स में होता है वो कौन सा होता है, ल्यूकोमिया। इसके बाद सार्कोमा, सार्कोमा क्या होता है, बोन्स सार्कोमा हो सकता है और सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स का जितना भी क्या होता है कैंसर होता है उसको क्या बोलेंगे, सार्कोमास बोलेंगे। इसके बाद चौथी कैटेगरी क्या है, जो कैंसर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल की जो कैंसर होती है वो किसमें पाई जाती है, इसमें 4th नंबर की कैटेगरीज में होती है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके जो इसमें दे रखा है सार्कोमा, ब्लास्टोमा और जर्म सेल, इनका भी हम वन बाय वन करके अभी जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड आएगी उसमें आपको डिटेल से स्टडी करवाएंगे। हाँ, नेक्स्ट है कैंसर डिराइव फ्रॉम इमेच्योर परकसर सेल और एम्ब्रियोजेनिक टिश्यू। ठीक है, जो एम्ब्रियोजेनिक टिश्यूज है उससे जो कैंसर डिराइव्ड होती है उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए है कार्सिनोमा, सार्कोमा, ब्लास्टोमा या जर्म सेल ट्यूमर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ब्लास्टोमा। ठीक है, ब्लास्टोमा क्या होता है, कैंसर डिराइव फ्रॉम इमेच्योर परकसर सेल्स या फिर उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनिक जो टिश्यू होता है उससे जो सेल क्या होती है, डिराइव होती है कैंसर की, उसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमा कहेंगे। कैंसर डिराइव फ्रॉम प्लूरेंट सेल्स मोस्ट ऑफन परसिस्टिंग इन द टेस्टिकल्स और द ओवरी। जो ऐसी सेल, कैंसर सेल किससे पाई जाती है, मोस्टली टेस्टिकल्स और ओवरीज में पाई जाती है, वो कौन सा कैंसर डिराइव करती है, लिम्फोमा का, सार्कोमा, ब्लास्टोमा या जर्म सेल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जर्म सेल ट्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है अराइजेस फ्रॉम हेमेटोपोइटिक सेल्स दैट लीव्स द बोन मेरो एंड टेंड टू मैच्योर, सॉरी यहाँ पर बोन मेरो हो रहेगा, एंड टेंड टू मैच्योर इन द लिम्फ नोड एंड ब्लड रेस्पेक्टली। ऐसी जो कैंसर है उस कैंसर का क्या नाम है, किससे अराइज होती है, डैश अराइज फ्रॉम हेमेटोपोइटिक सेल, हेमेटोपोइटिक सेल्स से अराइज होती है, एंड दैट लिव इन बोन मेरो एंड मैच्योर इन द लिम्फ नोड। और क्या होती है, जो लिम्फ नोड है उसमें मैच्योर होती है और ब्लड में भी पाई जाती है। ऐसी जो कैंसर है उसको क्या बोलेंगे हम। तो राइट आंसर आपको बताना है, इसमें से ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन ए है लिम्फोमा, बी है सार्कोमा, ब्लास्टोमा और जर्म सेल। ये आप चारों अच्छी तरह से देख लेना कि लिम्फोमा कौन सा कैंसर होता है, सार्कोमा कौन सा होता है, ब्लास्टोमा कौन सा होता है और जर्म सेल कौन सा कैंसर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिम्फोमा। ठीक है, लिम्फोमा किसमें, जो लिम्फ नोड्स है, ब्लड है, उसमें जो कैंसर होता है, ड्राइव होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, लिम्फोमा। ठीक है, सार्कोमा क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यूज में जो कैंसर पाया जाएगा, बोन्स में जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, सार्कोमा। ब्लास्टोमा मैंने आपको बता दिया और जर्म सेल भी आपको मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या होता है, ये क्या होता है, परकसर्स होता है। ठीक है, इसके बाद जो जर्म सेल्स है वो किसमें पाई जाती हैं, जो ओवरीज होती है, टेस्टिस होती है, उसमें कौन से ट्यूमर्स पाई जाती है, जर्म सेल ट्यूमर पाई जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हो लिम्फोमा के बारे में इस फिगर में। ठीक है, कैंसर सेल्स में डेवलप इन थाइमस, लिम्फ नोड, बोन मैरो और स्प्लीन। इसमें ये कैंसर क्या होती है, डेवलप होती है। ट्यूमर इन लिम्फ नोड, ठीक है, इसमें कौन से टी सेल्स और बी सेल्स होती हैं, आप जानते हो इनके बारे में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है रिजल्ट फ्रॉम द पेनक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। मतलब ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे जिसमें क्या हो रहा है, डैश रिजल्ट फ्रॉम द पेनक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस इंसुलिन, मतलब इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, किसकी वजह से, फेलियर ऑफ पेनक्रियाज। ऐसी जो डायबिटीज होती है उसको क्या बोलेंगे हम, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज मेलाइटिस बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप जरूर कमेंट्स करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा टाइप 1 डायबिटीज होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, जिसकी वजह से पेनक्रियाज फेल हो जाता है और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो और इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते, टाइप 1 जो डायबिटीज है उसकी जो परसेंटाइल अगर देखें हम तो कितनी होती है, 10% होती है। टाइप 2 की 90% डायबिटीज पाई जाती है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, बॉडी क्या नहीं कर पाती, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती ड्यू टू द फेलियर ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या होती है, इसमें फेल हो जाती है। ठीक है,
और टाइप 2 डायबिटीज है, और ये मोस्टली किस में पाई जाती है, बच्चों में ये ज़्यादा पाई जाती है। इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इसको जेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है, टाइप 1 डायबिटीज को। इसके बाद अब देखते हैं सेकेंड जो डायबिटीज है वो होती है, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है बट इज नॉट यूज एफिशिएंसी, लेकिन वो क्या होता है उसको यूज बॉडी अच्छी तरह से नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसके प्रति जो बॉडी है वो क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, इंसुलिन के प्रति बॉडी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, जिससे क्या होता है ग्लूकोज का अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। और इस तरह की जो डायबिटीज है वो किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है जो यंग होते हैं, बड़े होते हैं, उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, ओल्ड एज में हो गया, या फिर जिनमें फैट होते हैं, जिनके अंदर ओबेसिटी ज़्यादा होती है, उनमें ये पाई जाती है। इसके अलावा जो तीसरे टाइप की जो डायबिटीज होती है वो होती है गेस्टेशनल डायबिटीज, और ये किसकी वजह से होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज हो जाते हैं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हाई ब्लड शुगर हो जाता है लेवल इन प्रेगनेंसी, यूजुअली लेवल आर स्टेबलाइज आफ्टर गिविंग बर्थ। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो ये क्या हो जाती है, कंडीशन स्टेबलाइज हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है ब्लड शुगर। तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन, मैंने बताया डायबिटीज के टाइप्स के बारे में बता दिया, और इस टाइप्स में क्या क्या होता है, कितने परसेंटेज ये पाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डैश बीइंग विद इंसुलिन रेजिस्टेंस एज सेल फेल सेल्स फेल टू रेस्पॉन्ड इन इंसुलिन प्रॉपरली। ठीक है, इसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इंसुलिन तो बन रहा है बॉडी में, लेकिन क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस है उसके प्रति। ठीक है, और क्या होता है कि जो इंसुलिन प्रॉपरली से उसको यूज नहीं कर पा रही बॉडी सेल्स, तो ऐसी कंडीशन में जो डायबिटीज होगी वो कौन सी होगी, टाइप 2 डायबिटीज होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज ए फॉर्म ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन इन वन और मोर जॉइंट। ऐसी कंडीशंस जिसमें क्या होता है कि वन और मोर जॉइंट में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे। ठीक है, आसानी से आप फिगर देखकर समझ गए होंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है फ्रैक्चर, बी है आर्थराइटिस, सी है क्या एपिलेप्सी, और डी है CHD। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आर्थराइटिस। ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है कि जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है। जो आर्थराइटिस है उसमें नॉर्मल जो अपनी बोन्स होती है वो इस तरह से होती है, लेकिन जैसे ही इसमें इन्फ्लामेशन होता है तो क्या हो जाती है, इस तरह से क्या हो जाती है, दिखने लग जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, आर्थराइटिस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनरी हार्ट डिजीज इज आल्सो नोन एज। कोरोनरी जो हार्ट डिजीज है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, और अरेथमियाज या फिर मिट्रल रिगर्जिटेशन है। तो ये आपको चारों कंडीशंस मैंने आपको यहाँ बता रखी है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। कोरोनरी हार्ट डिजीज किसको बोलेंगे, तो कोरोनरी जो हार्ट डिजीज है उसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी की जो वॉल है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, और उस कंडीशन में क्या हो जाती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाती है। जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, जो नॉर्मल आर्टरी है वो इस तरह से होती है, लेकिन जैसे ही इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये प्लग जहाँ पर जमा हो जाता है येलो येलो कलर का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फैट डिपोजिट हो, जिसमें क्या हो जाता है, ये इसकी क्या हो गई, छोटी हो जाती है, नैरो हो जाती है, और ये ब्लड क्लॉट क्या हो जाता है, यहाँ पर आकर के जमा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है हार्ट को, और हार्ट में क्या हो जाता है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, और हार्ट फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, इसके बाद ये हो गया ऑप्शन बी आपको दे रखा है, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ये कहते हैं कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और अरेथमियाज में क्या होता है कि जो हार्ट बीट है वो रेगुलर नहीं होती, कभी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। और मिट्रल रिगर्जिटेशन है, मिट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि इसमें जो वॉल है वो वापस से बैक फ्लो होने के चांसेस होते हैं इसमें, मिट्रल रिगर्जिटेशन में। तो ये आपको मैंने चारों आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है ऑप्शन। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मतलब आपको बताना है इसमें कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, एक छोड़ करके। तो हाई ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग और जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं जो मॉडिफाइबल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
जो जेनेटिक फैक्टर है इसको हम क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, बाकी सबको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को भी एलिवेटेड सीरम, जो कोलेस्ट्रॉल उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, स्मोकिंग को भी कर सकते हैं, लेकिन जो जेनेटिक फैक्टर है उसको क्या नहीं कर सकते, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मॉडिफाइबल कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे पुअर डाइट है, हाई ब्लड प्रेशर है, बीइंग ओवरवेट है, लेक ऑफ एक्सरसाइज है, स्मोकिंग है, टू मच अल्कोहल है, डायबिटीज है और हाई कोलेस्ट्रॉल है। ये सारे क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकर व्हेन there is disease process or abnormality in is associated with its causation as in disease of kidney, congenital disease of aorta and other। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी डिजीज की ऐसी प्रोसेस या एबनॉर्मलिटी जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि किडनी की डिजीज या कंजेनाइटल डिजीज ऑफ एरोटा हो जाता है, किसकी वजह से आपको बताना है। प्राइमरी हाइपरटेंशन की वजह से होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन या एरिथमियाज या फिर आर्थराइटिस की वजह से होता है। तो ऐसी कंडीशन आपको बतानी है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिजीज ऑफ किडनी हो सकती है, कंजेनाइटल डिजीज ऑफ एरोटा होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्वेश्चन है, इन इंडिया डैश इज द लीडिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो रिस्क है इंडिया में वो कौन सा है सबसे ज्यादा, वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है हाइपरटेंशन, बी है कैंसर, सी है डायबिटीज मेलाइटिस और डी है एपिलेप्सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए ऑप्शन इज द राइट, हाइपरटेंशन इसका लीडिंग कॉज होगा। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज। Now next question है, dash of rule of halves of hypertension state that half the people with high blood pressure are not known। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन से रूल्स में कौन सी कंडीशन लागू होती है। तो मैं आपको ये जो रूल्स हैं, इसके तीनों रूल्स हैं वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और एग्जाम में आप इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए रूल्स नंबर 1, 2 और 3 इसमें क्या क्या होता है। तो रूल्स नंबर जो 1 है उसमें क्या होता है, द पीपल क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर होता है बट नॉट आर नोन, मतलब ऐसे लोग जो क्या होते हैं उनको ब्लड प्रेशर है लेकिन उनको पता नहीं है, मतलब वो डायग्नोस नहीं हुए हैं, वो कौन से रूल्स में आते हैं, रूल नंबर 1 के अंदर। ठीक है, और रूल नंबर जो 2 है उसमें क्या हो गया, हाफ ऑफ दोज नोन आर नॉट ट्रीटेड। जो हाफ पीपल हैं वो क्या होते हैं, उनको पता तो है उनको हाइपरटेंशन है, डायग्नोस तो हो गए हो, लेकिन क्या नहीं हो रहा, उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। उनको पता है, वो जानते हैं हाइपरटेंशन के बारे में बट नॉट आर ट्रीटेड। नेक्स्ट जो रूल है वो आता है रूल नंबर 3। इसमें क्या होता है कि दे आर हाफ ऑफ दोज पीपल या हाफ आर दोज ट्रीटेड बट नॉट कंट्रोल। वो ट्रीट तो हो रहे हैं लेकिन उनका जो हाइपरटेंशन है वो क्या नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसके जो 3 रूल है वो मैंने अच्छा एक्सप्लेन कर दिए हैं। हाफ आर not know about the hypertension, half of are not diagnosed, know the hypertension but not treated, and third is treated but not controlled। ठीक है, तो ये तीनों जो रूल्स हैं वो किस में आ जाते हैं, हाफ्स ऑफ हाइपरटेंशन के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया रूल नंबर 1, 2 और 3। फर्स्ट में क्या होता है, हाफ पीपल ऐसे जो क्या है जिनको हाइपरटेंशन के बारे में पता नहीं है। सेकंड में क्या हो जा रहा है कि उनको पता तो है लेकिन ट्रीट नहीं हो रहे। थर्ड में क्या हो रहा है, वो ट्रीट तो हो रहे बट कंट्रोल उनका हाइपरटेंशन नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई तीनों रूल्स की। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि रूल्स ऑफ हाफ क्या है। नेक्स्ट कि द रूल ऑफ हाफ्स ऑफ हाइपरटेंशन स्टेट दैट हाफ ऑफ दोज नोन आर नॉट ट्रीटेड। जो जानते तो हैं लेकिन वो ट्रीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, कौन से रूल्स में आएंगे, रूल्स 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो आप आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि हम पहले की जो स्लाइड है उसमें आसानी से इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि कौन से रूल्स में कौन सा हाफ्स काम करेगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रूल नंबर 2 के अंदर आते हैं जो क्या है, उनको हाइपरटेंशन के बारे में जानते तो हैं बट नॉट आर treated। Next
क्वेश्चन है द रूल ऑफ हाफ्स ऑफ हाइपरटेंशन स्टेट दैट हाफ ऑफ दोज ट्रीटेड आर नॉट कंट्रोल। जो क्या है, ट्रीटेड हो रहे हैं बट नॉट कंट्रोल, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं है, तो वो कौन से उसमें आ जाएंगे, रूल नंबर 3 में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूल ऑफ हाफ्स। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। मुझे नहीं लगता आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कोई एग्जाम में गलत कर पाओगे। BMI क्राइटेरिया बेस्ड ऑन WHO नॉर्मल हेल्दी कैटेगरी रेंज इज। BMI क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स होती है। तो WHO के अनुसार आपको बताना है जो नॉर्मल हेल्दी कैटेगरी रेंज होती है वो कितनी होती है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 80.5 से लेकर के 24.9 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। इसके अलावा और हम देख लेते हैं, WHO ने इसका जो क्राइटेरिया और फिक्स किया है कि अंडरवेट में कौन आता है, नॉर्मल रेंज में क्या होता है, ओवरवेट किसको बोलते हैं, ओबेज किसको बोलते हैं। तो अंडरवेट क्या हो जाएगा, अगर 80.5 से बॉडी मास इंडेक्स कम है तो किस में आ जाएगा, अंडरवेट में। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 80.5 से लेकर के 24.9 है। ये आप टेबल अच्छी तरह से लर्न कर लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि CHO का जो BPCCH ब्रिज कोर्स इसी में आए, इसके अलावा CHO के जो भी एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टेट में होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका देख लेते हैं, नॉर्मल रेंज ये होती है। इसके बाद ओवरवेट हो जाएगा, ओवरवेट कितना हो जाएगा इसका, 25 से लेकर 29.9 हो जाता है। ओबेज में आ जाता है मोर देन या इक्वल टू 30। अगर 30 है या 30 से ज़्यादा है तो ओबेज में आ जाएगा। अब इसकी ओबेज की भी कैटेगरी डिवाइड कर दी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो उसमें क्या हो जाता है, 30 से लेकर के 34.9 आ जाता है। इसके बाद जो सेकंड क्लास है वो 35 से लेकर के 39.9 आता है। और अगर 40 से ज़्यादा BMI है या 40 के बराबर है तो किस में आ जाता है, थर्ड कैटेगरीज में आता है। ठीक है, ये WHO ने दिया है वेट स्टेटस किसका, बॉडी मास इंडेक्स का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस इज। कौन सी फॉर्म होती है आर्थराइटिस की, ठीक है, रोमेटिव आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, गाउट है या फिर पेरियोस्टिक आर्थराइटिस। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म बतानी है आपको, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो मतलब इसमें क्या हो जाता है कि जो बोन्स होती हैं उसमें इन्फ्लामेशन, बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। और जो गाउट है वो किसकी वजह से होता है, यूरिक एसिड के अक्यूमुलेशन की वजह से होता है। रूमेटिक जो इम्यून से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं, डैश इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट सीजर्स एंड brief episodes of involuntary movement that may involve a part of the body or an entire body and are sometimes accompanied by a loss of consciousness। इस कंडीशन को आपको बताना है, क्या बोलेंगे। जैसे कैरेक्टराइज्ड बाय करंट सीजर्स क्या होते हैं, इसमें रिकरेंट बार बार सीजर्स आते हैं, ब्रीफ एपिसोड में छोटे छोटे एपिसोड्स के अंदर आते हैं, ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं, इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स और जिसको क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड दैट में इन्वॉल्व ए पार्ट ऑफ द बॉडी, जो इस बॉडी को एक पार्ट को इन्वॉल्व करता है या फिर पूरी बॉडी में भी आ सकते हैं। एंड आर समटाइम अकम्पनीड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियस। और कई बार क्या होता है इसमें कॉन्शियसनेस भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, इसमें अनकॉन्शियस कंडीशन भी आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, आप फिगर देकर आसानी से समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एपिलेप्सी। मैंने साइन सिम्टम यहाँ पे बता रखे हैं। एपिलेप्सी इसमें इस तरह से होता है, टेम्परेरी क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, मसल स्टिफनेस आ जाता है, टंग बाइट हो जाती है और बाउल कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अनकंट्रोल। तो ये सारी क्या होती हैं इसकी एपिलेप्सी के कुछ साइन और सिम्टम है। क्वेश्चन है लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में जो लीडिंग कॉज होता है ब्लाइंडनेस का वो क्या होता है, ऑप्शन ए है ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट है, रिफ्रैक्टिव एरर है या फिर कोरोनियल पैथोलॉजी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में क्या होता है कि जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, ओपेक हो जाता है। ठीक है, ब्लड दिखाई देने लग जाता है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिखा, ये नॉर्मल आइज होती है, ये क्या होता है, लेंस होता है इसका, ये क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। लेकिन जो कैटरेक्ट होता है उसमें क्या हो जाता है, ये यहाँ पर धुंधला सा हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट आई। क्वेश्चन है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ एडल्ट इज। जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है जिसमें एडल्ट में वो कितना होता है, 80 to 100 मिलीग्राम पर डेली होता है या फिर 100 to 125 मिलीग्राम होता है या मोर देन 126 होता है या लेस देन 60 मिलीग्राम होता है। ये बताना है आपको, नॉर्मल फास्टिंग जो ब्लड ग्लूकोज है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
80 to 100 मिलीग्राम पर डे है। इसके अलावा और भी आप कैटेगरी देख सकते हैं इसमें। जो नॉर्मल रेंज है फास्टिंग में वो कितनी होती है, 80 से लेकर के 100 होती है। आफ्टर ईटिंग कितनी हो जाती है, 170 से लेकर के 200 हो सकती है। ये क्या वेरिएबल भी हो सकती है, अलग अलग जो पर्सन्स हैं या फिर अलग अलग जो लैब है उसकी जांच के अकॉर्डिंग भी ये क्या हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। इनमें कुछ ऊपर नीचे मतलब डिफ्रेंशिएशन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लें, पर नॉर्मल जो रेंज होती है वो इसी टाइप की होती है। आफ्टर ईटिंग कितनी हो जाएगी, 170 से लेकर के 200 तक। एंड 2-3 आवर आफ्टर ईटिंग के 2 से 3 घंटे के बाद कितनी हो जाती है, 120 से लेकर के 140 तक होती है। तो वो क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन में काउंट की जाती है। ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है 120 से 140 तक अगर आता है खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो वो किस कंडीशन में आ जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आता है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं इम्पेयर्ड जो ग्लूकोज है वो कितना होता है, 101 से लेकर 125 होता है। आफ्टर ईटिंग कितना हो जाता है, 190 से लेकर 230 पर। और आफ्टर 2 से 3 आवर हो जाएगा कितना, 140 से लेकर 160 तक होता है। और डायबिटिक कंडीशन क्या हो जाता है, अगर फास्टिंग में 126 से ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, डायबिटिक कंडीशन हो जाता है। एंड 220 से लेकर 300 तक आ रहा है आफ्टर ईटिंग, तो क्या हो जाता है, वो डायबिटिक कंडीशन में आता है। एंड मोर देन 200 अगर आ गया उसका आफ्टर ईटिंग 2 से 3 घंटे के बाद खाना खाने के, तो वो किस कंडीशन में आएगा, डायबिटिक कंडीशन में आता है। ये फास्टिंग का है और ये खाना खाने के 2 घंटे बाद की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इन्वॉल्व एक्सेप्ट बताती है, आपको बतानी है इसमें कि जो कॉम्प्लिकेशन है इसके डायबिटीज मेलाइटिस के वो क्या नहीं होंगे। तो रेटिनोपैथी फर्स्ट ऑप्शन है, न्यूरोपैथी, एपिलेप्सी, इनसफिशिएंट इन ब्लड फ्लो टू लेग्स। तो क्या नहीं होगा इसमें कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज मेलाइटिस का, वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एपिलेप्सी इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, बल्कि रेटिनोपैथी भी होता है, न्यूरोपैथी हो जाता है, और इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द लेग भी होता है। इसके अलावा और अगर आप इसके कॉम्प्लिकेशन जानना चाहते हैं तो आप फिगर के माध्यम से ये देख सकते हैं। इसमें क्या हो जाती है, आई डैमेज हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं, रेटिनोपैथी बोलते हैं। और सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज है जिसको क्या है, न्यूरोपैथी है। या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज है, और परमानेंट किडनी डैमेज हो सकता है। डायबिटिक फूड का मतलब क्या होता है, इनसफिशियंट ब्लड फ्लो टू द लेग हो जाता है। एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है डायबिटीज मेलाइटिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या है, CVA, CAD, RHD, CHD। तो ऑप्शन आपके सामने है। इससे पहले आपको इनके फुल फॉर्म पता होना चाहिए। CVA का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है। बी है आपका CAD का मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। और RHD रूमेटिक हार्ट डिजीज। CHD का मतलब क्या हो जाएगा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, या ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या होता है, तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। CVA सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड को जो ब्रेन को जो ब्लड फ्लो होता है जिस आर्टरी के थ्रू, वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है। और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, CVA कहेंगे। तो इस फिगर के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो कैरोटिड आर्टरी है, जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई लेके जाती है, उस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, जो कहाँ पाई जाती है, अपने नेक के दोनों साइड में पाई जाती है, वो कैरोटिड आर्टरी होती है। जो नॉर्मल है वो इस तरह से दिखती है, लेकिन जो डिजीज कैरोटिड आर्टरी है वो क्या होती है, इस तरह से दिखती है। इसमें क्या होता है, प्लग फॉर्मेशन हो जाता है किसका, फैट का, जिसकी वजह से ये नैरो हो जाती है आर्टरी। और नैरो होने की वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट ब्रेक ऑफ एंड ट्रेवल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है, वो बीच में इसका क्लॉट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। एंड ब्लड क्लॉट लॉस इन सेरेब्रल आर्टरी कॉजिंग अ स्ट्रोक, और इसकी वजह से क्या हो जाती है, इसकी आर्टरी डैमेज हो जाती है, या आर्टरी क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, और ब्रेन में क्या आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाती है एक स्ट्रोक की कंडीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन, कौन से ईयर में नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये आपको डेट इसकी याद रखनी है।
ऑप्शन ए है 2000 से लेकर के 2001 में, 2007 से 2008 में, 2004 से 5 में, या 2010 से 11 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2007 से 8 में। नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन आर। थायराइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं वो बताने हैं आपको। तो ट्राई थायराइड हार्मोन होता है, थायरोक्सिन होता है, या ट्राई आयोडोथायरोनिन, या फिर थायरोक्सिन है नन ऑफ द अबव। तो ये इसमें सारे ही होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें T3 भी होता है और T4 भी होता है। तो इसमें देख रहा है आपको T4 जो हार्मोन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, थायरोक्सिन हार्मोन है। T3 को बोलते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन, और TSH हार्मोन है, ये भी इसी से स्टिमुलेट होता है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और TRS में थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके वहां से इसको क्या करते हैं, रिलीज किया जाता है। इसके बाद ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से होता है, इससे थायराइड ग्लैंड से स्टिमुलेट होता है। इसके बाद इससे ये हार्मोन होते हैं T3, T4 और कैल्सीटोनिन हार्मोन। तो ये आपको यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हाइपोथैलेमस है, ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस है, इससे क्या हो गया, TRSH हार्मोन रिलीज हुआ। TRS हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। ये कौन से हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, TSH हार्मोन को। TSH हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड है उसको क्या करेगी, आगे जा करके उसको आगे ऑर्डर देगी क्या करने के लिए, T3 और T4 और कैल्सीटोनिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। तो ये क्या होती है, एक प्रोसेस चलती रहती है। तो आपको ये बताना था इसमें नॉर्मली कि जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं थायराइड हार्मोन कौन से होते हैं, T3 और T4 हार्मोन है वो क्या होते हैं, थायराइड हार्मोन होते हैं, जो किससे सीक्रेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से तो कौन सा होता है, TSH हार्मोन सीक्रेट होता है, और हाइपोथैलेमस से क्या होता है, TRH हार्मोन सीक्रेट होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। हाइपोथैलेमस से TRH, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन है, और थायराइड ग्लैंड से T3, T4 और कैल्सीटोनिन ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इंक्लूड एक्सेप्ट। आपको बताना है हाइपो जो हाइपरथायराइडिज्म है उसके कौन कौन से सिम्टम है, एक को छोड़ करके जो इसका सिम्टम नहीं है, हाइपर का नहीं है, वो किसका है, हाइपो का है, वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है नर्वसनेस, हैंड ट्रिमर्स, इंक्रीज पर्सिपिरेशन और एपिलेप्सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एपिलेप्सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा आप देख सकते हैं हाइपोथायराइड्स और हाइपरथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा साइन सिम्टम हाइपोथायराइडिज्म का नहीं है या हाइपरथायराइडिज्म का नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म में क्या क्या साइन सिम्टम आते हैं। तो जो हाइपो होता है उसमें क्या होता है, सबसे मेन करेक्टर होता है इसमें वेट गेन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन से रहता है, भूख नहीं लगती इसमें। ठीक है, इरेगुलर और हैवी पीरियड्स आते हैं। इसके अलावा स्लो हार्ट रेट होती है, मसल्स और जॉइंट पेन होता है, पफी फेस होता है इसके अंदर। हाइपो जो थायराइड में होता है पफी फेस होता है, हेयर लॉस भी हो जाता है, और डिक्रीज स्वेटिंग होती है, एंड कोल्ड इंटॉलरेंस होती है, मतलब इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ये तो किसके होगा, हाइपो के होगा। इसके अलावा इनको जो कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो क्या नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म का। हाइपरथायराइडिज्म में क्या हो जाता है कि वेट लॉस हो भी सकता है और वेट गेन भी हो सकता है, लेकिन इसकी गुड एपेटाइट होती है, भूख अच्छी लगती है इसको। पफी और बल्जिंग आइज होती है, शॉर्ट एंड लाइट पीरियड्स आते हैं इसके, इंक्रीज स्वेटिंग होती है, नेल्स थिकनेस होती है, एंड नर्वसनेस होती है, और मसल्स वीकनेस होती है, और इसमें डायरिया देखने को मिलता है। तो ये इसके साइन सिम्टम है हाइपरथायराइडिज्म के, और ये वाले क्या है, हाइपोथायराइडिज्म के। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस एक्सेप्ट में ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसका किस क्वेश्चंस में ये आएगा, किस क्वेश्चन में ये नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा थायराइड से रिलेटेड इसके साइन सिम्टम, हाइपोथायराइड्स और हाइपरथायराइडिज्म की। हमारा क्वेश्चन है हाइपोथायराइडिज्म इज अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ डैश इन विच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। किसका डिसऑर्डर है ये आपको ये बताना है। हाइपोथायराइडिज्म इज ए कॉमन डिसऑर्डर ऑफ कौन से सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन
पर्याप्त रूप से नहीं बना पाती है। किसका डिसऑर्डर है ये आपको बताना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का है या इंट्यूग्यूमेटरी सिस्टम का है, एंडोक्राइन सिस्टम का है या मस्कुलर सिस्टम का है। तो जो आपको आंसर बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका एक पार्ट है जिसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड जो ग्लैंड है वो प्रोड्यूस इनफ पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, थायराइड हो जाता है, हाइपोथायराइड्स या हाइपरथायराइड्स। रेस्पिरेटरी की होनी, इंक्यूमेंट्री की भी नहीं है। इंक्यूमेंट्री किससे रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। ये मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है, तो कौन सा है इसमें, एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आती है, सारी ग्लैंड्स वगैरह आती है। तो थायराइड भी क्या एक तरीके से ग्लैंड्स है, तो इसका अगर फंक्शंस प्रॉपर रूप से नहीं हो पाता है तो क्या हो जाता है, हमें हाइपोथायराइड या फिर हाइपरथायराइड की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1982, 1978, 1985 या 1975। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1982। NPCD's program is started to control and prevent these disease except बताना है आपको। NPCD's प्रोग्राम के तहत कौन सी बीमारी, कौन सी जो डिजीज थी कंट्रोल उनको किया गया था, एक को छोड़ करके, डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर या फिर कैटरेक्ट। तो इसमें बताना है आपको NPCDS प्रोग्राम के तहत कौन सी डिजीज नहीं आई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कैटरेक्ट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है, कैटरेक्ट नहीं है। जबकि जो जितने भी एनसीडीज की डिजीज होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, वो सारी किस में आती हैं, एनपीसीडीज प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, जिनको कंट्रोल किया जाता है। जो डायबिटीज भी है, कैंसर भी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 2 डीएम इज नॉन एज डैश डायबिटीज मेलाइटिस। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है उसको और हम किस नाम से जानते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन डिपेंडेंट है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है या फिर नन ऑफ अबाउ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। दो तरह की हमने डायबिटीज पढ़ी थी, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज तो क्या है, पूरी तरह से इंसुलिन पर डिपेंड है, क्योंकि उसमें पेनक्रियाज क्या हो जाता है, पूरी तरह फेल हो जाता है, तो इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो बनती है लेकिन क्या होती है, बॉडी जो सेल होती है उसके प्रति क्या हो जाती है, रेजिस्टेंट हो जाती है, उसको इंसुलिन को यूज नहीं कर पाती है। Dash in the onset is usually acute and severe and insulin is required for survival. इंसुलिन इसमें जरूरत पड़ती है। ऐसी डायबिटीज मेलाइटिस को क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या नन ऑफ दैट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका आंसर जरूर करें कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा इसका। तो टाइप 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है हाइपरटेंसिव स्टेज 2 इज कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज। हम ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं, हाइपरटेंशन की जो स्टेजेस है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी क्या थी। तो आपने को इसमें बताना है जो सेकंड स्टेज है हाइपरटेंशन की उसमें कौन सा ब्लड प्रेशर आएगा। ऑप्शन ए है 120 से लेकर 130 है, या फिर 140 से लेकर के 159 है, सी ऑप्शन है 160 से लेकर के 180 है, या फिर डी ऑप्शन है 180 से या फिर हायर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कौन सी कंडीशन स्टेज में आएगा, सेकंड स्टेज में। और जो थर्ड स्टेज है वो क्या हो जाएगा, 180 है या उससे ज़्यादा है तो कौन सी स्टेज का आ जाएगा, सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, 140 से 150 में, और 120 से 130 ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 से 139 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी का हो जाएगा, 140 से लेकर के 150, और 160 से 180 सेकेंड स्टेज का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड्स एक्सेप्ट। जो हाइपरटेंशन है उसका कौन सा कॉम्प्लिकेशन नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैक्रो एल्बुमिनयूरिया, कॉटन वूल स्पॉट्स है, या फिर कार्डियक अरिथमियाज है, या डायबिटीज मेलाइटिस है। वो बताना है आपको हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशन जो इसमें नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डायबिटीज मेलाइटिस इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है हाइपर टेंशन का, बल्कि ये है मैक्रो
एल्बुमिन यूरिया भी है, कॉटन वोल स्पॉट भी है और कार्डियक अरिथमिया भी है। मैक्रो एल्बुमिन यूरिया है, इसमें क्या होता है कि एल्बुमिन क्रिएटिन की मात्रा यूरिन में क्या हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, 300 मिलीग्राम पर डीएल से भी ज़्यादा हो जाती है। कॉटन वोल स्पॉट में क्या हो जाता है, जो रेटिना होता है उस पर क्या हो जाता है, व्हाइट पेचेस स्टार्ट हो जाते हैं, ये इसका साइन सिम्टम है। ये भी किसकी वजह से हो जाता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो जाता है। इसके अलावा कार्डियक अरिथमिया है, कार्डियक अरिथमिया मतलब जो हार्ट बीट है वो भी इरेगुलर हो जाती है, ये भी किसकी वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। लेकिन जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो हाइपरटेंशन की वजह से नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ एन आर्टरी इन द ब्रेन बिकम्स ब्लॉक्ड बाय अ थ्रोम्बस इट कॉज अ, ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। इस कंडीशन को क्या होंगे, अगर ब्रेन की कोई आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई है, उसमें क्या हो जाए, कोई थ्रम्बस है, कोई क्लॉट है ब्लड का, तो ऐसी कंडीशन क्या रेफर करेगी, किसको बोलेंगे इस कंडीशन को। ऑप्शन ए है स्ट्रोक है, अल्जाइमर डिजीज है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फिर माइग्रेन है। उसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, सीवीए है। क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स इज अ सिंपल इंडेक्स ऑफ डैश दैट इज कॉमनली यूज्ड टू क्लासिफाई ओवर वेट एंड ओबेसिटी इन एडल्ट। क्या है ये बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, आप किस किस लेते हैं बॉडी मास इंडेक्स में, किसको हम मेजर करते हैं, जो क्या हमें असेस करने में काम आती है, क्लासिफाई ओवर वेट और ओबेसिटी को क्लासिफाई करने में काम आती है। तो इसमें क्या होता है, वेट फॉर हाइट होता है, हाइट फॉर एज होता है, वेट फॉर जेंडर होता है, ऑल ऑफ दी अबव होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेट फॉर हाइट होता है। जब बॉडी मास इंडेक्स लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, पर्सन का वेट लेते हैं और वेट पर केजी इनटू मीटर पर स्क्वायर, हाइट किस में लेते हैं, मीटर स्क्वायर में लेते हैं, और वेट किस में लेते हैं, इसका किलोग्राम में लेते हैं। तो इसका हम जो डिफाइन करते हैं इसको बॉडी मास इंडेक्स को, वो कैसे करते हैं, केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी हाइट में हो जाएगी, सॉरी केजी इसका वेट में हो जाएगा और हाइट किस में हो जाएगी, मीटर स्क्वायर में हो जाएगी। ठीक है, किसी भी पर्सन की बॉडी मास इंडेक्स को हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग। कौन सी कंडीशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग, कौन सी रिस्क को इंक्रीज करेगा इसमें से, टाइप 2 डायबिटीज है या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कैंसर है, या ऑल ऑफ द ऑप्शंस गिवन आर करेक्ट। तो सारे ही ऑप्शंस क्या है इसमें करेक्ट है, वो आपको इसमें बताना है क्या होगा, जिसमें क्या होता है, ओबेसिटी की वजह से ये आप में रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओबेसिटी की वजह से सारे ही हो सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकती है और कैंसर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब एक पूरे एरिया में, पूरे रीजन में अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है उसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है डिक्रीज लेजर टाइम ऑफ एक्टिविटी, इंक्रीज एनर्जी क्वांटिटी डेंसिटी एंड मोर सेडेंटरी लाइफ, चेंज इन जेनेटिक प्रोफाइल, नन ऑफ द अबाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंक्रीज एनर्जी क्वांटिटी एंड डेंसिटी एंड मोर सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ क्या बहुत ज़्यादा जी रहे हैं और अपनी एनर्जी लेवल की जो क्वांटिटी है, एनर्जी जो फूड है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो ऐसी जो कंडीशन जहाँ पर सिचुएटेड हो जाती है ऐसे एरिया में, वो क्या हो जाता है, एक एपिडेमिक के रूप में उभर के आता है, किसकी, ओबेसिटी की एपिडेमिक के रूप में। ठीक है, तो कह सकते हैं जैसे कि कोई पर्टिकुलर एरिया है या पर्टिकुलर सोसाइटी वगैरह है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं और एनर्जी फूड ज़्यादा ले रहे हैं। आजकल देखते हैं कि जो भी न्यू जनरेशन है वो सारे ही क्या करते हैं, फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या वजन बनती जा रही है, एक तरीके से एपिडेमिक होती जा रही है। उस एरिया के जो लोग एक दूसरे को देख करके इस तरह की लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, उनमें ओबेसिटी एपिडेमिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही इसके रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ओबेसिटी एपिडेमिक हो जाती है। ठीक है, इसके और हम बता सकते हैं जैसे कि ओवर ईटिंग है, इनएक्टिविटी है, इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप है, और जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, स्मोकिंग है, या फिर
कुछ हार्मोन्स हैं उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है। स्वीट एंड ड्रिंक्स है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। कुछ मेडिकेशंस भी होती है जिसकी वजह से भी ओबेसिटी देखने को मिलती है। तो ये इसके कुछ क्या है, कुछ कारण है, रीज़न है जिसकी वजह, या रिस्क फैक्टर कह सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ओबेसिटी देखने को मिलती है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरवेट। ओवरवेट की क्या डेफिनेशन, ओवरवेट हम किसको बोलेंगे, बीएमआई जिसके 25 से ज़्यादा बीएमआई है, या 25 के इक्वल बीएमआई है, या 25 से 29.9 के बीच में अगर उसकी बीएमआई है उसको बोलेंगे, या 25 से 30 के बीच में उसकी बीएमआई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरवेट बोलेंगे। इसको आपको देना सही आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको लग रहा है इसमें से कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि इसका राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरथायराइड इज कंफर्म्ड बाय ब्लड टेस्ट दैट शो। क्या शो करता है कि किसको हम बोलेंगे हाइपरथायराइड, जो किसको शो करेगा, डिक्रीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच जिसमें डिक्रीज हो जाता है, या एलिवेटेड T4 हो जाता है, या एलिवेटेड T3 हो जाता है, ऑल ऑफ द अबाव हो जाता है। तो हाइपर जो थायराइड में होता है उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो TSH है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, लेकिन जो T3 और T4 है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सारे ही इसमें क्या है, सही है। तो हाइपोथायराइडिज्म तो इसके उल्टा कंडीशन हो जाएगी, ये तो हो गया हाइपर के लिए। और हाइपो में क्या होगा कि हाइपो में जो TSH है या तो नॉर्मल रहेगा या फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। TSH इसमें इंक्रीज हो जाएगा, बट जो T3 और T4 है वो क्या हो जाएंगे, इसमें डिक्रीज हो जाएंगे हाइपोथायराइड्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइपोथायराइड इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट बताना है आपको इसमें से कि जिसमें हाइपोथायराइडिज्म का जो क्लिनिकल फीचर वो नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है प्लूरल इफ्यूजन, मिक्सोइडमा, कार्पल टनल सिंड्रोम, या फिर हो जाएगा इसमें हाई ब्लड शुगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर किस में होता है, हाइपर थायराइड में होता है। हाइपोथायराइड में क्या हो जाता है, ब्लड शुगर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। नेक्स्ट है NPHE इज प्रोग्राम टू प्रोवाइड प्रिवेंटिंग क्यूरेटिव रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज टू पर्संस। किसके लिए होता है, NPHCE प्रोग्राम किसके लिए होता है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूं मैं। NPHCE क्या होती है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर एल्डरली पर्सन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। एल्डरली जो पर्सन होते हैं उनके लिए क्यूरेटिव, प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट है द थायराइड हार्मोन आर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ। जो थायराइड हार्मोन होता है वो किसके लिए रेगुलेशंस का काम करता है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशंस है, रेस्पिरेशंस है, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज एक्सेप्ट। आपको बताना है इसमें नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा नहीं है, ठीक है। मतलब मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है जिसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। वो क्या, जेनेटिक फैक्टर क्या है, नॉन मॉडिफाइबल, जेनेडर भी है, और एज इसको भी, ये भी क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, ठीक है। तो आपको ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है। एक्सेप्ट वाले या नॉट वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो ये चीज़ें एक बार ज़रूर से देख लें, अच्छी तरह से समझ कर क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर करें। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया अच्छी तरह, कि इसमें आपको बताना है कि आपको जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है उसको बताना है कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओबेसिटी है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो एज है, जेंडर है और जेनेटिक्स है, इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये सारे क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन मीन प्रोसेस ऑफ। जो प्रेसिपिटेशन है उसको किस नाम से और जानते हैं, स्वेटिंग है, लैक्रामेशन है, स्वेलिंग है, या ब्रीदिंग है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप वन लाइन क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार एग्जाम में, बहुत इजी लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है जल्दबाजी में वो गलत हो जाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप रीड करके और उसके बाद ही आंसर करें। क्या होगा इसका आंसर, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, स्वेटिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये वाला जो चार्ट है इसमें
फर्स्ट जो लाइन है उसको अगर रीड कर पाता है तो वो क्या होती है 6/60 की होती है। इसके बाद इस लाइन को अगर रीड कर पाता है तो वो क्या हो जाती है उसकी 6/36 की हो जाती है। इस तरह से अगर हम चलते हैं नीचे तक तो अगर लास्ट वाली लाइन को अगर रीड कर पाता है तो 6/6 की है, उसके बाद 6/9 की है, ये किसके लिए 6/18 की है, उसके बाद 6/18 के बाद ये वाली जो लाइन है वो अगर रीड करता है छोटे छोटे अक्षर तो वो कितने की हो जाती है 6/24 की। इसके बाद ये वाली लाइन हो जाती है वो हो जाती है 6/36 की और ये वाली कितने की हो जाती है 6/60 की हो जाती है लाइन। ठीक है, ये किसमें है फिट में दे रखा है। और जो नेक्स्ट वाला हमारा था वो किसमें है, इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो किसमें है, वो उसमें मीटर में मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया तो आपको समझ में आ गया मीटर और फिट में किस तरह से विजुअल अपन मेजर कर सकते हैं स्नेल चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये वाला आपको समझ में आ गया। इसका जो रिजल्ट है नॉर्मल विजन इस तरह से होता है और ये इम्पेरिमेंट है। ठीक है, इम्पेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो आई साइड है उसमें क्या है कुछ 2 से उसको लेंस लगा करके जितने नंबर का जो चश्मा आता है उसको लगा करके उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जो बेस्ट डेफिनेशन है वो बतानी है आपको। अ डिजीज, इसका जो सही आंसर क्या होगा, अ डिजीज दैट इज स्प्रेड बाय द पैथोजन ट्रांसफर। द जेनेटिक डिजीज, अ डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। या स्किन डिजीज है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है, ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है ट्रांसफर नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आल्सो नोन एज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और किस नाम से जानते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है, अक्यूट है, क्रॉनिक है या कम्युनिकेबल है। तो राइट आंसर इससे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्रॉनिक डिजीज बोलेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबली सर्वाइकल कैंसर डेथ इन इंडिया। जो सर्वाइकल कैंसर की वजह से जो डेथ होती है इंडिया में वो कितनी है, नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इन वुमेन, नियरली 1/4 हाफ, एंड सी ऑप्शन है 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन या नियरली 50% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नियरली 1/3 ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ऑप्शन ए है HPV वैक्सीन, बी है हेपेटाइटिस, टिटनस या इम्यूनाइजेशन। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्विक्स कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है और कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मैं अपने वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं कि किस में मेरे को और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो मिलती हूँ आपसे मैं अगले अपने वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।